नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। जीत गई जिंदगी। आप लोगों ने देखा है कि क्यारा सुरंग में 17 दिनों से 41 श्रमिक फंसे हुए थे, तो उन्हें निकाल लिया गया है। वो सभी सही है, स्वस्थ हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। एक बार आप लोग चलिए उत्तराखंड। ये आप लोगों को उत्तराखंड देखने को मिलेगा। देहरादून इसकी राजधानी है। और आप देखिए 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 30 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में आपका उत्तराखंड फैला हुआ है, तो अच्छी बात है। कनाडा नहीं, अमेरिकी जांच में सहयोग कर रहा है भारत। ये बर्मा खालिस्तान आतंकी पन्नू की हत्या के प्रयास मामले की जांच में अमेरिका का कर रहे हैं सहयोग। भारतीय उच्चायुक्त बोले कनाडा ने आतंकी निज्जर की हत्या मामले में कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया है। आप देख रहे हैं कि जो पन्नू की हत्या हुई है खालिस्तान से जुड़ा हुआ था, तो आप देखते हैं कि उसमें भारत पर आरोप लगाया जा रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षित करेगा नासा। एक सप्ताह के लिए भारत यात्रा पर आए अमेरिकी के अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख विल नेल्सन ने कहा है कि उनका संगठन अगले वर्ष के अंत तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षित करेगा। यहाँ एक तो आप लोगों को नासा के बारे में याद रखना है। नासा अमेरिकी एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? वॉशिंगटन डीसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आतंकवादियों से जुड़ाव का पता चला तो 24 घंटे में फ्रीज होगी संपत्ति। सुरक्षा परिषद द्वारा नामित लोगों के विरुद्ध हो सकेगी तत्काल कार्रवाई। केंद्र सरकार ने सभी संबंधित एजेंसियों को जारी किया निर्देश। और अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें ना, यूएनएससी की द्वारा नामित व्यक्तियों, इकाइयों या संगठनों की संपत्तियों को अब यूएपीए और डब्ल्यूएमडी एक्ट के तहत 24 घंटे के अंदर फ्रेज कर लिया जाएगा। यूएन की स्थापना की बात करें तो देखिए 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि इस तरह के जो संगठन हैं इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। इनसे हर साल क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका भी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें 15 सदस्य हैं। 5 आपके स्थायी सदस्य हैं, जिनमें आप देखिए चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और 10 गैर स्थायी सदस्य देखने को मिलते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं ना, उनके पास एक स्पेशल शक्ति दी हुई है उन्हें कि अगर आप देखिए कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर एक भी आप देखते हैं कि विपक्ष में होता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। जयंती नटराजन के खिलाफ नहीं मिले भ्रष्टाचार के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंती नटराज के विरुद्ध भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। झारखंड में स्टील प्लांट के लिए वन भूमि के डायवर्जन के मामले में जांच के बाद भी अभियोजन के लिए साक्ष्य नहीं मिलने पर सीबीआई ने विशेष अदालत में क्लोज रिपोर्ट दायर की है। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। आजकल सीबीआई भी काफी चर्चा में रहता है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो कब हुई थी सीबीआई की? 1 अप्रैल 1963 में। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा। मुख्य सचिव को सेवा विस्तार देने की शक्ति आधार बताए केंद्र द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को सेवा विस्तार देने की मंशा जाहिर करने पर शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि वह बताए कि उसके पास सेवा विस्तार देने की शक्ति क्या है, क्या आधार है। बिहार में आप देखेंगे सामान्य व उर्दू विद्यालयों के लिए छुट्टी का अलग कैलेंडर जारी होने की बात हो रही है। नौसेना को मिलेगा एक और स्वदेशी विमान वाहक पोत। ये आप देखिए प्रस्ताव को रक्षा खरीद बोर्ड की मंजूरी। डीएसी भी जल्द लगाएगी मुहर। चीन की बढ़ती गतिविधियों के चलते नौसेना को सशक्त करना जरूरी है ना। और एक बात आप भी जानते हैं कि पड़ोसी हमारे चाइना जैसे हों।
देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और पाकिस्तान, देखिए लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, इससे भी 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो इस जैसे पड़ोसी हो तो हमें रक्षा पर ध्यान देना ही होता है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार शोर खत्म, 30 को मतदान होगा। तो आप देखते हैं कि विधानसभा चुनाव यहाँ भी हो रहे हैं ना तेलंगाना में। और तेलंगाना को आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 में बनाया गया था राज्य। हैदराबाद इसकी राजधानी है और इसकी सीमा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। यहाँ आप देखते हैं विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए चाहे विधानसभा के हो, लोकसभा के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के हो, ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग भी कह देते हैं। एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था कहने का मतलब होता है संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत उसकी स्थापना की बात कही गई है। और अनुच्छेद 324 के तहत किसके? चुनाव आयोग की स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे। और जो राज्यों में आपके स्थानीय चुनाव होते हैं, सरपंच, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में चुनाव आयोग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, एमपी में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। अपने हिस्से का पूरा भुगतान करे दिल्ली सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा आंशिक नहीं, आदेश का पूर्ण अनुपालन होना चाहिए। कहा जिस राशि के भुगतान की आपकी जिम्मेदारी है उसके लिए आपकी बाहें मरोड़नी पड़ती हैं। ये आप देखते हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS परियोजना में दिल्ली सरकार द्वारा अपने हिस्से का आंशिक भुगतान करने पर आप देखते हैं आदेश का पूर्ण अनुपालन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। DU में, दिल्ली विश्वविद्यालय में 20% कोर्स ऑनलाइन पढ़ सकेंगे छात्र। शिक्षकों ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा फैसले का असर। कौन से कोर्स शामिल होंगे इस पर लिया जाएगा फैसला। और आजकल वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि सब ऑनलाइन की बातें हो रही है ना, ऑनलाइन की बातें चल रही है ना सब जगह, तो उसी की बातें हो रही हैं। अफसरों की उपलब्धियों के प्रचार कराने पर रोक लगाने से इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन पर सुनवाई का इच्छुक नहीं है। यह आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया जिसमें रक्षा लेखा महानिर्देश नियंत्रक द्वारा जारी पत्र और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालय परिपत्र को रद्द करने की मांग की गई थी। न्याय तक समान पहुंच की राय में अंग्रेजी भाषा और खर्च बड़ी बाधा है, ये हमारी राष्ट्रपति साहिबा कह रही है। मुर्मू ने कहा है कि कहा बाधाएं दूर हों, न्याय प्राप्त करने में सहूलियत बढ़नी चाहिए। CGI चंद्रचूड़ बोले कानूनी सहायता का अधिकार जल्द से जल्द लागू हो। एक बात आप लोगों को और बता दूं, देखिए जैसे आप सभी जानते हैं, एक तो अंग्रेजी भाषा की बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है। अब आप सोचिए कि लोकल भाषा बोलते हैं, अब आपने न्याय आया है किसमें? अंग्रेजी में, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए बात उठती रहती कि भली आप अंग्रेजी में फैसला दीजिए लेकिन उसका अनुवाद करके एक हिंदी में और लोकल भाषा में जरूर उपलब्ध करवा दीजिएगा, ठीक है। तो उसी की खर्चा की आप सभी जानते हैं कि जिसके पास पैसा रहता है वो आसानी से जमानत ले लेता है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप वकील नहीं रख सकते हैं। अच्छा, वकील नहीं रख पाएंगे तो आप देखते हैं कि ये जमानत नहीं ले पाते हैं लोग। राष्ट्रपति को मिला दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र, आप देखेंगे। पाठ्यक्रम में आप देखिए CPR प्रशिक्षण शामिल करने की मांग खारिज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया जिसमें CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन प्रशिक्षण को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात हो रही थी। अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह शिक्षा नीति का मामला है। पाकिस्तानी कलाकारों के प्रति इतनी संकीर्णता मानसिकता ठीक नहीं है। ये पाकिस्तानी कलाकारों पर भारत में प्रतिबंध की मांग पर की टिप्पणी। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की मांग को सिरे से किया खारिज। देखते हैं
ये वकील सुंदरेशन ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने। केरल के राज्यपाल ने एक विधेयक को दी मंजूरी। देखिए आप देखते हैं कि केरल हो या किसी भी राज्य में, अगर केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, तब आप देखते हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच काफ़ी तनातनी चलती रहती है। कोई कानून बनाना होता है तो आप देखते हैं कि राज्य में जब विधानसभा में आता है तो उसे विधेयक कहते हैं। जैसे ही विधेयक पास होता है, राज्य विधानसभा से पास होता है प्रस्ताव, विधेयक कहलाने, तो विधेयक राज्यपाल के पास सहमति हस्ताक्षर के लिए जाता है, राज्यपाल उस पर सहमति देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तब वो कानून बनता है। केरल अगर देखना है आपको तो देख लीजिए, केरल है, ये केरल आपको दिखाई दे रहा है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। 140 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजनाथ सिंह ने INS इम्फाल के क्रस्ट का किया अनावरण, और क्रस्ट के डिजाइन में बाई और कांगला पैलेस और दाई और आप देखिए कांगला सा को दर्शाया गया। INS इम्फाल ब्रह्मोस मिसाइलों और पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर से सुसज्जित है। काशी तमिल संगमम 17 दिसंबर से जुटेंगे कला संस्कृति से जुड़े विद्वान। तमिलनाडु के प्रत्येक जिले से आएंगे कला संस्कृति संगीत और शिक्षा से जुड़े लोग। और आप देखिए इस बार पुडुचेरी के विद्वान भी होंगे शामिल इसमें। 15 दिनों का होगा इस बार संगमम। काशी के नमो घाट पर होगा आयोजन। इस पूरे आयोजन में तमिलनाडु के करीब 1400 लोग लेंगे इसमें हिस्सा। ये आप देखिए जो निकाला गया ना मजदूरों को इस तरह से। 12 नवंबर को सुरंग के अंदर भूस्खलन, 8 राज्यों के 41 श्रमिक फंसते हैं। फिर आप देखिए 13 नवंबर को सुरंग के मुहाने से निकास सुरंग बनाने की तैयारी शुरू होती है। फिर आप देखते हैं कि 14 नवंबर को ओगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू होती, 3 मीटर बाद ही मशीन खराब हो जाती। 15 नवंबर को दिल्ली से नई अमेरिकी ओगर मशीन पहुंचाई गई। 16 नवंबर को आप देखिए निकास सुरंग का काम फिर शुरू हुआ और 18 मीटर ड्रिलिंग की गई। फिर आप देखिए 17 नवंबर को 22 मीटर सुरंग तैयार बनी, पर कंपन के कारण ओगर से काम बंद हुआ। फिर आप देखिए 18 नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग समेत 6 अन्य विकल्पों पर भी मंथन शुरू हुआ। 19 नवंबर को पीएमओ ने कमान संभाली और 7 विकल्पों पर काम किया। 20 नवंबर को 6 इंच ब्यास का लाइन पाइप श्रमिकों तक पहुंचा। फिर आप देखते हैं कि 21 नवंबर को श्रमिकों की तस्वीर आई सामने, ड्रिलिंग फिर शुरू हुई। फिर आप देखते हैं 22 नवंबर को 45 मीटर ड्रिलिंग पूरी, श्रमिकों तक पहुंचाया गया पका खाना। और फिर आप देखिए 23 नवंबर को लोहे के जाल में फंसने से औगर मशीन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। फिर आप देखिए 25 नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए कसी कमर पहुंचाई मशीनें। और 26 नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू, रात तक 20 मीटर ड्रिलिंग पूरी हुई। और फिर आप देखिए 27 नवंबर को रेड माइनर्स को मोर्चे पर उतारा गया, वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू हुई। और आप देखते हैं कि 28 नवंबर को हॉरिजॉन्टल निकास सुरंग तैयार हुई जिसमें श्रमिकों तक पहुंचे गए। इस तरह से इन्हें निकाला गया। और आप देखते हैं कि ये 60 मीटर लंबी हॉरिजॉन्टल निकास सुरंग से बाहर लाए गए सभी श्रमिक। और 853 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है 4.5 किलोमीटर लंबी डबल लेन सुरंगें। 4 किलोमीटर सुरंग का निर्माण हो चुका है पूरा, शेष 483 मीटर पर कार्य गतिमान है। 2 लाख से अधिक आबादी को भी मिलेगा इसका आसपास के गांव में लाभ। देश दुनिया में चलाए गए बड़े बचाव अभियान। इस 17 दिनों की जद्दोजहद के बाद उत्तराखंड की सिलकार सुरंग से जो निकाले गए ना, 2010 में चिली में खदान से कैप्सूल के जरिए बचाए गए थे। आप देखिए 33 श्रमिक। 5 अगस्त 2010 को चिली में सैन जोस सोने तांबे की खदानों धंस गई थी। हादसे के बाद 33 श्रमिक आपातकालीन शेल्टर एरिया में चले गए। यहाँ पर सीमित मात्रा में खाना और पानी उपलब्ध था, हालांकि वे अधिकारियों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। 69 दिन के बाद आप देखिए 13 अक्टूबर को एक कैप्सूल के जरिए एक करके 33 श्रमिकों को निकाला गया था। कैप्सूल चिली की
के राष्ट्रीय झंडे के रंग में पेंट किया गया था और अभियान को दुनिया भर में टेलीविजन पर भी दिखाया गया था। 2018 में थाईलैंड की गुफा में फंसी थी टीम। घटना जून 2018 की है। थाईलैंड की वाइल्ड बोर्ड फुटबॉल टीम ने अपने कोच के साथ लाम लुआंग गुफा में प्रवेश किया। गुफा काफी लंबी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही बारिश होने लगी और गुफा में बाढ़ आ गई, जिससे बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो गए। 8 दिन की खोज के बाद ब्रिटेन के 2 गोताखोरों को लड़कों की लोकेशन मिली। गुफा के पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। फुटबॉल टीम के 12 लड़कों और उनके कोच को 10 जून को निकाला गया था। बचाव अभियान में 2 सप्ताह से अधिक का समय लगा था। हाल के वर्षों में सबसे चर्चित अभियान में अलग अलग देशों के 90 गोताखोरों सहित 10,000 लोग शामिल हुए। बचाव अभियान में आप देखिए थाईलैंड के पूर्व नेवी कमांडो समन कुनन की मौत भी हो गई थी। 2002 में आप देखिए क्यू क्रीक हादसा। अमेरिका में समरसेट काउंटी पेंसिल्वेनिया में 24 जुलाई 2002 को क्यू क्रीक माइनिंग कंपनी के 9 श्रमिक सतह से सैकड़ों फुट नीचे फंस गए थे। उनकी ऑक्सीजन सप्लाई लगातार कम हो रही थी क्योंकि उनके आसपास पानी बढ़ रहा था। 77 घंटे की जद्दोजहद के बाद आप देखिए 28 जुलाई को बचाव दल ने 9 श्रमिकों को एक एक करके सफलतापूर्वक निकाला था। 2014 में आप देखिए जर्मनी की रीसेडिंग गुफा में बचाव अभियान। जून 2014 में गुफा का अध्ययन करने वाले विज्ञानी जोहान ब्रेस्ट हाउस अपने 2 साथियों के साथ जर्मनी की रीसेडिंग गुफा में एक अभियान के लिए गए थे। ये गुफा जर्मनी की सबसे गहरी और लंबे गड्ढे वाली गुफा के तौर पर जानी जाती है। 8 जून को चट्टान से गिरने की वजह से वेस्ट हाउसर के मस्तिष्क में चोट लग गई। उसी शाम को गुफा में बचाव अभियान के 3 दल पहुंच गए और बाद में बचाव अभियान में अतिरिक्त दलों और हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया था। इसके बाद वेस्ट हाउसर को बाहर निकाला गया था। मैनुअल बचाव अभियान में 60 लोग शामिल थे। अभियान 11 दिन तक चला था। इस पूरे अभियान में कई देशों के 700 लोग शामिल हुए थे। 1989 में खदान से निकाले गए थे 65 श्रमिक। 13 नवंबर 1989 को रानीगंज बंगाल के महावीर खदान में कोयले से बनी चट्टानों को विस्फोट करके तोड़ा जा रहा था। इस दौरान वाटर टेबल की दीवार में दरार आ गई और इन दरार में पानी तेजी से बहने लगा। इसकी वजह से आज वह काम कर रहे 232 लोगों में से 6 श्रमिकों की मौके पर मौत हो गई थी। जो श्रमिक लिफ्ट के पास थे उन लोगों को समय से बाहर खींच लिया गया था, लेकिन 65 श्रमिक फंसे रह गए थे। हादसे के समय जसवंत सिंह गिल बतौर एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर वहां तैनात थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए पानी से भरी खदान में जाने का फैसला किया। उन्होंने 2.5 मीटर लंबा स्टील का एक कैप्सूल बनाया और उसे एक बोर के जरिए खदान में उतारा गया और उनके आइडिया ने से एक एक करके खदान में फंसे लोगों को उस कैप्सूल के जरिए बाहर निकाला गया। इस बहादुरी के लिए 2 साल बाद 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन के हाथों सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से भी सम्मानित किए गए थे। सभी साकों से निकल आए, ये अच्छी बात है। स्वस्थ रहें, ऊपर वाले से दुआ करिए आप लोग। सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने को एएसआई ने मांगा और समय। ज्ञानवापी में हुए सर्वे की रिपोर्ट मंगलवार को दाखिल की जानी थी ना। ये आप देख रहे हैं कि बनारस में चल रहा है और कहा जा रहा है कि शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। अगर हम लोग एएसआई की बात करें, इसे आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात कर रहा हूँ। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के समय में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। बंगाल के नगरपालिका भर्ती घोटाले में एक मंत्री पर ईडी की नजर। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय भी इसे आप लोग कहते हैं, और ये सब पश्चिम बंगाल में चल रहा है। तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा ईडी का। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, मणिपुर में 7 दिनों के भीतर करें शवों का अंतिम संस्कार। मणिपुर में जो जातीय हिंसा फैली हुई थी ना, उसी के लेकर सभी बातें हो रही हैं। धार्मिक छुट्टियों में सभी बच्चों का समान अधिकार है, ये एनसीपीसीआर कह रहा है। ये एनसीपी या सीआर के बारे में जरूर याद रखिएगा। एनसीपीसीआर, इसका पूरा क्या नाम है?
मैं बात कर रहा हूँ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। स्वदेशी तकनीक से चीनी मिलों में घटी ताजे जल की खपत, प्रदूषण में भी कमी, जल संरक्षण के लिए एनएसआई के वैज्ञानिकों ने किया अहम नवोन्वेष। अब उत्सर्जित कम उत्सर्जित जल से सिंचाई भी संभव होगी। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। ये आपका संपादकीय पाठ है और इसमें आप लोगों को प्रीलिम्स में भी फायदा पहुंचेगा, मुख्य परीक्षा में भी, इंटरव्यू में भी, और एक सामान्य जानकारी मिलती है। इसीलिए कहता हूं अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग करेंगे, वहां आपको मदद मिलती है संपादकीय पाठ से, निबंध में मदद मिलती है। उम्मीदों भरा एक और सम्मेलन। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP 28 सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। पिछले COP सम्मेलन से लेकर इस नए आयोजन के बीच की अवधि वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे पर पश्चिम के जटिल विमर्श को दर्शाती है। यह जटिलता जलवायु परिवर्तन के लिए कारगर कदम उठाने की पश्चिम की मुखर पैरवी और ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी स्वीकार करने की अनिच्छा के विरोधाभास को भी दिखाती है। पश्चिम के इस रवैये को के उन विकासशील देशों के लिए गहरे निहितार्थ हैं जो जलवायु परिवर्तन के बड़े भुक्तभोगी हैं। लॉस एंड डैमेज फंड नुकसान एवं क्षतिपूर्ति कोष इसका एक बड़ा उदाहरण है। पिछले COP सम्मेलन में सामने आई इस संकल्पना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से पहुंचे नुकसान की भरपाई करना है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ा है और ऐसे में इन असंतुलनों को दूर करने के लिए एक खाका तैयार करने की हिमायत बहुत स्वाभाविक है। G77 समूह के साथ ही चीन ने नुकसान एवं क्षतिपूर्ति कोष की पहल में प्रभावी भूमिका निभाई है और इस कोष को किसी देनदारी या मुआवजे के वजह वैश्विक प्रतिबद्धता के रूप में देखा गया है। यह दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन के असंगत प्रभाव और उसे दूर करने में विकसित देशों के दायित्वों को रेखांकित करता है। इस कोष को विकसित देशों द्वारा अतीत से किए गए कार्बन उत्सर्जन की भरपाई के रूप में देखा जा रहा है और इस कोष के मोर्चे पर प्रगति के बावजूद उसे धरातल पर उतारने की राह में तमाम चुनौतियां भी हैं और मृत्यु के आसवान में ट्रांजिशनल कमेटी की चौथी बैठक के दौरान चर्चा और उसके बाद की अन्य बैठकों में इसकी जटिलताओं से साक्षात्कार हुआ और विशेषकर इस पहलू को लेकर कि कोष को व्यवहारिक रूप से कैसे आकार दिया जाए। अबू धाबी में आप देखिए हुई 5वीं बैठक में जरूर कुछ समाधान निकलता दिखा जिस पर अंतिम निर्णय COP 28 में होगा और इस सम्मेलन के दौरान आप देखिए यदि यह कोष अस्तित्व में आता है तो वैश्विक जलवायु अभियान में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी और हालांकि उससे पहले कई मुद्दों को सुलझाना होगा। सबसे पहले चुनौती तो इस कोष में योगदान के पैमाने को निर्धारित करने की है। इस मामले में विकासशील देश अतीत से चले आ रहे उत्सर्जन का हवाला देते हुए विकसित देशों से अधिक वित्तीय योगदान चाहते हैं और वहीं अमेरिका और यूरोप सहित आप देखेंगे पश्चिम का तबका चाहता है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी इसका व्यय साझा करें और इस बहस में एक व्यापक मुद्दा यह भी है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के मामले में पश्चिम विकासशील देशों को पर्याप्त संसाधन नहीं उपलब्ध करा पाए। पश्चिम से आप देखिए 2009 में यह वादा किया था कि वह इसके लिए 2020 तक $100 अरब सालाना तक की राशि उपलब्ध कराएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में नुकसान एवं क्षतिपूर्ति कोष में पश्चिम के योगदान को निर्धारित करने में COP 28 एक अहम पड़ाव बनने जा रहा है। COP 28 दूसरी बड़ी चुनौती इस कोष के लाभार्थी देशों को चिन्हित करने की है। COP 27 में इस पर हुई बहस अति संवेदनशील देशों को परिभाषित करने पर केंद्रित रही और उसमें क्षति के आर्थिक कारकों से इतर मूर्त एवं अमूर्त प्रभाव का पहलू भी शामिल रहा। इसके अलावा प्रभावित समुदायों के प्रत्यक्ष अनुभव और सरकारों व संगठनों द्वारा एकत्रित किए गए डाटा में असंगति का मुद्दा भी है। अल्पविकसित देशों के पास अक्सर जलवायु से जुड़े डाटा के विश्लेषण की क्षमता भी नहीं होती है और आप देखते हैं कि यह नुकसान एवं क्षतिपूर्ति से जुड़े जोखिमों को लेकर उनके लिए समर्थन और उनका क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। नुकसान एवं क्षतिपूर्ति तय करना बहुत पेचीदा है और इसमें आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों पैमाने होते हैं। गैर आर्थिक पहलू के स्तर पर नुकसान का आकलन तो बहुत ही कठिन है, जैसे संपत्ति या फसल को हुई आर्थिक नुकसान का आकलन किया जा सकता है, मगर जलवायु परिवर्तन से सांस्कृतिक विरासत को पहुंची क्षति और पलायन को कैसे आंकेंगे। एक सहमति यह बन रही है कि नुकसान और क्षतिपूर्ति को एक दृष्टि से देखा जाए और जिनके साथ ताल नहीं बैठाई जा सकती है।
मसलन जिन स्थितियों से बचा नहीं जा सकता है या उनसे बचा ही नहीं गया। अवधारणा के स्तर पर आप देखिए ऐसी स्पष्टता बहुत आवश्यक है ताकि संसाधनों के व्यय में दोहराव से बचा जा सके। वित्तीय संसाधन उन पर ही व्यय किए जाएं और जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तीसरी चुनौती यह तय करने की है कि नुकसान से हुई क्षतिपूर्ति के लिए कितने वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। ऐसे नुकसान का आकलन करने के लिए कोई संस्थागत ढांचा नहीं और नुकसान की प्रकृति भी अलग अलग प्रकार की होती है। इसलिए जलवायु संबंधित नुकसान पर नजर रखने के लिए एक मानक ढांचा बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसमें EMDAT और सेंडाई फ्रेमवर्क मॉनिटर जैसे मौजूदा डाटाबेस और फ्रेमवर्क की मदद ली जा सकती है। चौथी चुनौती नुकसान एवं क्षतिपूर्ति कोष के प्रशासनिक दायित्व से जुड़ी है। अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि यह कोष विश्व बैंक के दायरे में रहे। वही विश्व बैंक के कर्ज आधारित वित्तीय मॉडल और निर्णय प्रक्रियाओं को देखते हुए विकासशील देशों को इस पर घोर आपत्ति है और इन आपत्तियों के बावजूद एक तत्कालिक समझौता यह हुआ है कि कुछ शर्तों के साथ यह कोष 4 वर्षों के लिए विश्व बैंक के पास रहेगा और शर्तें यही हैं कि एक तो कोष के माध्यम से अनुदान में कोई अवरोध नहीं होगा और इसके दरवाजे उन देशों के लिए भी खुले रहेंगे जो विश्व बैंक के सदस्य नहीं। कुल मिलाकर COP28 का परिणाम यह तय करेगा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कितना गंभीर और प्रतिबद्ध है। इसकी सफलता विकासशील देशों के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी होगी और जिन्होंने पश्चिमी देशों के अतीत से जुड़े आ रहे उत्सर्जन की भारी कीमत चुकाई। यह कोष उन अन्याय को दूर करने की दिशा में पहला कदम होगा। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रमुख है। सिन्हा परिषद में OECD अनुसंधान इनका नाम है। ये आप दोनों देख रहे हैं ना, इन्हीं की बात हो रही है। आप लोगों को बताना है किसकी विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। पश्चिमी देश पाल रहे हैं खालिस्तानी और आप देखिए अब इसमें कोई संदेह नहीं कि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका आदि में खालिस्तानी चरमपंथी इन देशों की सरकारों के खुले छिपे समर्थन से अपना भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ये देश उन खालिस्तानी आतंकवादियों की अराजक गतिविधियों से जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं जो भारत के लिए खतरा है। और इसका ताजा उदाहरण सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरुपंत सिंह पन्नू की ओर से यह धमकी दिया जाना कि सिख 19 नवंबर को एयर इंडिया के विमानों में यात्रा करने से बचें। अमेरिका के साथ कनाडा की भी नागरिकता रखने वाले पन्नू यह कहना चाह रहे हैं कि इस दिन एयर इंडिया के विमानों का वही हश्र हो सकता है जो कनिष्क के विमान का हुआ था। 1985 में एयर इंडिया की इस विमान को खालिस्तानी आतंकियों ने आसमान में ही बम से उड़ा दिया था। इसमें आप देखिए 339 लोग मारे गए थे। पन्नू की इस धमकी के बाद भी ना तो अमेरिका ने कुछ लिया और ना ही कनाडा ने, उल्टे एक नया गुफा यह छेड़ दिया कि किसी भारतीय की ओर से पन्नू को मारने की कोशिश की गई थी और ऐसा ही सिगुफा खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा सरकार ने छोड़ा था। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि में खालिस्तानी किस तरह बेलगाम है इसका पता बीते दिनों न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में भारतीय राजदूत के साथ धक्का मुक्की की कोशिश से चलता है। कुछ समय पहले ब्रिटेन के गुरुद्वारे में भी भारतीय उच्चायुक्त के साथ बदसलूकी हुई और इसके पहले भी ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में भारत के उच्चायोगों अथवा दूतावासों के समक्ष खालिस्तान समर्थक अराजकता फैला चुके हैं। जहां सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास में आगजनी की जा चुकी है, वहीं लंदन में भारतीय उच्चायुक्त पर हमले की कोशिश के दौरान भारतीय ध्वज का निरादर किया जा चुका है। खालिस्तानी चरमपंथी कनाडा में भी भारतीय उच्चायुक्त पर बम फेंक चुके हैं। इसके अलावा वे कनाडा में कार्यरत भारतीय राजनयिकों के पोस्टर लगाकर उन्हें जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं। कनाडा सरकार इन सब हरकतों को अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में बता देती है। चूंकि कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार राजनीतिक और आप देखते हैं कारणों से खालिस्तान समर्थकों पर कुछ अधिक ही मेहरबान है, इसलिए वे पूरी तौर पर बेलगाम है और यह उनके बढ़ते दुस्साहस का ही परिणाम है कि वे कनाडा में हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाने लगे हैं। हाल में दीपावली के अवसर पर भी कनाडा के हिंदू मंदिरों के समक्ष खालिस्तानी तत्वों ने न केवल उग्र प्रदर्शन किए बल्कि हिंदुओं को मंदिर में जाने से रोकने की कोशिश करने के साथ भारतीय ध्वज का निरादर भी किया। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में सक्रिय खालिस्तानी कभी भारतीय ध्वज जलाते हैं तो कभी उसे फुटबॉल में लपेटकर उससे खेलते हैं। ऐसी हरकतें देखकर किसी भी भारतीय का खून खौल सकता है। पिछले दिनों कनाडा में हिंदू समुदाय के लोग खालिस्तानियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे भी। खालिस्तानी समर्थकों की हरकतें जिहादियों शरीकी हो चली हैं। वे भारत सरकार की नहीं, भारत से भी घृणा करते हैं और हिंदुओं को लांछित अपमानित करने में गर्व महसूस करते हैं। वे उन सिखों को भी धमकाते और आतंकित करते हैं जो खालिस्तान की मांग को बकवास बताते हैं और खालिस्तानियों की हरकतों और विशेष रूप से उनकी ओर से भारतीय ध्वज का अपमान किए जाने के कारण न केवल विदेशों में रह रहे भारतीयों बल्कि आप देखिए भारत के लोगों में भी आक्रोश पनप रहा है।
देश या विदेश में कभी भी ऐसा हो सकता है कि खालिस्तानियों से खाए खाए लोग उनके झंडे के साथ वही व्यवहार करें जैसा वे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ कर रहे हैं। यदि जाने अनजाने में ऐसा होता है तो ये इसलिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि खालसा पंथ के झंडे में भी निशान साहिब यानी कि खंडा अंकित रहा रहता है, और खालिस्तान के झंडे में भी जहाँ खालसा पंथ का ध्वज केसरिया रंग का त्रिकोणीय का आकार का होता है, वहाँ खालिस्तानी झंडा पीले रंग का आयताकार का होता है। शिरोमणि गुरुद्वारे प्रबंधन कमेटी यानी कि SGPC और अकाल तख्त जैसी संस्थाओं को यह आवाज़ उठानी चाहिए कि खालिस्तानी झंडे अपने झंडे से में पवित्र निशान साहिब का इस्तेमाल करने से बाज आए। दुर्भाग्य से अभी तक ऐसे कोई आवाज़ सुनने को नहीं मिली है। यदि SGPC और अकाल तख्त सरीकी संस्थाएं निशान साहिब के सम्मान को बनाए रखना चाहती हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से यह चेतावनी जारी करनी चाहिए कि खालिस्तानी अपने झंडे में निशान साहिब का उपयोग करना तुरंत बंद कर दें। खालिस्तानियों की ओर से अपने झंडे में निशान साहिब का उपयोग करना वैसे ही नापाक हरकत है जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंकी करते हैं। उन्होंने इस्लामिक स्टेट के अपने काले झंडे रंग के झंडे में अरबी भाषा में कुरान की एक आयत अंकित कर रखी है। इसे शहादा कहते हैं। इसे इस्लाम का मूल वक्तव्य माना जाता है। कुछ वर्ष पहले राजौरी में इस्लामिक स्टेट समर्थकों की ओर से इस आतंकी संगठन के झंडे को रहकर लहराए जाने से कुपित हिंदू संगठनों ने ऐसे ही एक झंडे को जला दिया था। इससे राजौरी में हिंसा भड़क उठी थी क्योंकि कई मुस्लिम संगठन यह कहते हुए सड़कों पर उतर गए थे कि इस्लामिक स्टेट के झंडे में शहादा अंकित था और ऐसे झंडे को जलाकर उसका अपमान किया गया है। इस्लामिक स्टेट के झंडे को जलाने वालों को इसका भान ही नहीं था कि इस झंडे में किसी पवित्र आयत का इस्तेमाल किया गया है, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन इसके बाद भी राजौरी में कई दिन तक तनाव बना रहा। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर है, इनका नाम है राजीव सचानी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया। परम उपयोगी गीता कृष्ण भगवान रूप और अर्जुन रूप जीव रूप है और यह परमात्मा जीवात्मा का मिलन है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। यहां भी आप देखें जो आतंकियों की वित्तीय स्रोत की बात हो रही है। आतंक केवल विषैली विचारधारा के माध्यम से नहीं पनपता, वह आतंकी संगठनों को धन उपलब्ध कराने से भी फलता फूलता है। और पाकिस्तान कई देशों पर आरोप लगते रहते हैं कि वो देते हैं, फंडिंग करते हैं। माँ को सलाम। ये आप देखें, नशा तस्कर को पकड़ पुलिस के हवाले करने वाली मां के साहस को सलाम। ये पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में नशे के बढ़ते चलन पर सरकार, हाई कोर्ट और राज्यपाल चिंता जताते हुए कई कदम उठाए जा रहे हैं। नशे के काले कारोबार पर अंकुश पाने के लिए पुलिस प्रशासन भी सक्रियता दिखा रही है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव तो आप देख रहे हैं, इसका प्रभाव तो दुनिया पर पड़ रहा है। कई बीमारियां आ रही हैं इसकी वजह से। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो WHO दुबई में आयोजित होने वाले COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु स्वास्थ्य एजेंडे को प्रमुखता से रखने जा रहा है और इसका मकसद मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के गहराते खतरे को लेकर वैश्विक समुदाय को सचेत करना तथा सेहत की सुरक्षा के लिए जलवायु संकट को कम करने के प्रयासों पर जोर देना है। दरअसल जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य के लिए एक बुनियादी खतरा प्रस्तुत करता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक आबादी का लगभग आधा हिस्सा जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में रहता है। जलवायु परिवर्तन असंख्य तरीकों से स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। चरम मौसमी घटनाओं से स्वास्थ्य और जीवन की हानि होती है और साथ ही इससे खाद्य प्रणालियों में व्यवधान और खाद्य पोषकता में कमी का खतरा बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि से बीमार होने या फिर उच्च तापमान होने पर मृत्यु की आशंका बढ़ जाती है। स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर द लेसेंट की सालाना रिपोर्ट बताती है कि पिछले 9 साल में गर्मी के कारण 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में मौतों की संख्या में 85% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे कि 2050 तक वार्षिक गर्मी से संबंधित मौतों में 5 गुना बढ़ोतरी की आशंका है। वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार के प्रदूषण में वृद्धि का मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भूमि, वायु और जल प्रदूषण से बीमारियों का फैलाव होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छरों द्वारा फैलने वाली संक्रामक बीमारियों या पानी से होने वाली बीमारियों जैसे डायरिया, हैजा का फैलना आसान हो गया है। बदलते मौसम के कारण जानलेवा संक्रामक बीमारियां भी फैल रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली आपदाओं से प्रवास और विस्थापन की प्रवृत्ति भी बढ़ी है और इसकी वजह से अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में कठिनाई होती है। विश्व बैंक का कहना है कि अगर जलवायु परिवर्तन की दिशा में ठोस कार्रवाई न की गई तो 2050 तक लगभग 21.60 करोड़ लोगों को विस्थापित कर सकता है। मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन का खतरा सर्वविदित है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
विस्तृत होने के साथ ही इस समय बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। साथ ही यह मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्षरण करता है। इससे जीवन प्रत्याशा में कमी आती है और राष्ट्रीय आय प्रभावित होती है। और एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए जलवायु परिवर्तन का खतरे को कम करना अत्यावश्यक है। ये चलिए छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, देख लिया अगर ये कमेंट रहते हैं एक तरह से। चीन में फिर नए वायरस के संकेत। चीन में एक और नए वायरस के उभार की खबरें आ रही है। वहां हजारों बच्चों में अज्ञात निमोनिया के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसके लक्षण उसी तरह हैं जैसे कोरोना वायरस में देखे थे। दक्षिण कोरिया में भी समान लक्षणों के साथ निमोनिया से ग्रस्त सैकड़ों बच्चों की पहचान की गई। इसकी आशंका जताई जा रही है कि कहीं इस बार भी चीन से निकलकर कोई नया वायरस दूसरे देशों में तो नहीं फैल जाएगा। क्या करे भारत स्वास्थ्य तंत्र, हमें भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना ने बहुत तबाही मचाई। लास्ट बाल का रोमांच खरी खरी तंज कसा जाता है। पराली प्रबंधन की आवश्यकता। पराली कहने का मतलब होता है कि जो आप देखिए किसान की फसलों के अवशेष बचते हैं ना, जो आग लगा दी जाती है, उन्हीं की बात हो रही है। जातीय ध्रुवीकरण की आशंका। ये आप देखिए मराठाओं को आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे भी अपना आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वो चल रहा है। त्योहारों में वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री। उद्योग संगठन फाड़ा ने कहा कि 42 दिन के सीजन में लगभग 48 लाख वाहन बिके। दुर्लभ खनिज खदानों की नीलामी प्रक्रिया आज से होगी। चीन को पछाड़ भारत बनेगा हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास का केंद्र। क्षेत्र में स्थित देशों की क्रेडिट स्थिति पर S&P ने जारी की रिपोर्ट। अन्य देश भी विकास दर के मामले में भारत से रहेंगे पीछे। IOC ने केंद्र को दिया 3,636 करोड़ का लाभांश। डेट बाजारों में 2 वर्ष के उच्च स्तर पर FPI निवेश। आप देखें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बात हो रही है। 2 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंची सरिया के दाम। 3 वर्षों में 60,000 करोड़ का निवेश करेगी टाटा पावर। आप देखेंगे डिजिटल भुगतान की तेजी के लिए साइबर सुरक्षा जरूरी है। RBI ने भारत में नगर बनाम डिजिटल लेनदेन पर जारी किया अध्ययन पत्र। इंटरनेट तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारी केंद्रीय बैंक है ना, बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अदानी के शेयरों में उछाल, 204 अंक बढ़ा सेंसेक्स से। आप देखेंगे विदेशी कंपनियों का भारत में बढ़ रहा है भरोसा, अश्विनी वैष्णव साहब कह रहे हैं। ये भी आप देखेंगे। फर्जी बिल बनाकर बेची करोड़ों की रेलवे संपत्ति, GST क्लेम लेने का संदेह। देख लीजिए इस तरह की भी बात होती रहती है। अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए 13.5 लाख करोड़ डॉलर का निवेश जरूरी है। विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट में जताया गया है अनुमान। मौजूदा कारोबार के लिए नियामक परिदृश्य से सामंजस्य बिठाना जरूरी है। इसके बारे में जरूर रखिए। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जानते हैं ना। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 24 जनवरी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा आपको, कॉलोनी। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। हमास पर भारत का रुख असाधारण है, गिलोन कह रहे हैं। ये सब आप देख रहे हैं सब। श्रीलंका में भारत समेत 6 देशों के लिए मुक्त पर्यटक वीजा देने की नीति लागू हुई है। लंदन के भारतवंशी डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल देंगे इस्तीफा। अग्रवाल ने कहा चुनाव प्रचार पर ध्यान केंद्रित करने को छोड़ेंगे पद। लेबर पार्टी से संसदीय चुनाव के लिए उन्होंने लीसेस्टर ईस्ट से प्रत्याशी चुना ना, ये भी आप देखेंगे। भारत को मिलने वाले प्रीडेटर ड्रोन्स में फ्रांस की मिसाइल लगाने का प्रस्ताव। यूरोपीय रक्षा कंपनी MBDA ने दिया प्रस्ताव। भारत अमेरिका से खरीद रहा है 31 प्रीडेटर ड्रोन। पनामा सुप्रीम कोर्ट ने कनाडाई खदान के साथ अनुबंध को असंवैधानिक घोषित किया। विश्व यूरोप में से कहीं अधिक बड़ा है, रूसी विदेश मंत्री कह रहे हैं। उत्तर कोरियाई जासूसी उपग्रह ने ली ब्राउट हाउस पर पेंटागन की तस्वीर। 21 नवंबर को उत्तर कोरिया ने अपना जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण किया था ना। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिएगा। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते हैं तो एक एक बॉल देखते होंगे। फिलिप्स की गेंदबाजी से कीवी टीम अच्छी स्थिति में, और जसमीत बुमराह के खामोश स्टेटस पर लग रही है अटकलें। क्या क्या लग रही हैं। फीफा विश्व कप में सीख दिखेगी भारतीय फुटबॉल टीम, आशी ऑडियल्स कह रहे हैं। सेवा थापा और पंघाल ने जीत के साथ शुरुआत की है ये राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में।
आजम पर लगा जुर्माना माफ। पीसीबी ने राष्ट्रीय टी20 चैंपियन के दौरान अपने बल्ले पर फालिस्तीन के झंडे का इस्तेमाल करने पर विकेट कीपर पर आप देखते हैं कि बल्लेबाज पर आजम पर लगाए गए 50% मैच फीस के जुर्माने को मंगलवार को पूरी तरह से माफ कर दिया है। मृणाल चौहान फाइनल में। झारखंड के मृणाल चौहान ने सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी में पुरुष रिकर्व वर्ग के सेमीफाइनल में मंगलवार को यहां भारत के शीर्ष खिलाड़ी धीरज वम्मादेवरा को हराकर उलटफेर किया है। ये महिला जूनियर हॉकी टीम का आज कनाडा से सामना होगा। रोनाल्डो ने खेल भावना दिखाते हुए नहीं ली पेनाल्टी। WFI चुनाव पर लगी रोक हटी। ये आप देखिए किस भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर, तो उसका भी चुनाव हो रहा है ना। योगा करते रहिए, घूमते रहा करिए, चलते फिरते रहा करिएगा, समझ रहे हो आप लोग। ये आप देखा करिएगा थोड़ा। मुझे लगता है कि स्वस्थ रहिए, जरूरी है स्वस्थ रहना। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। फलस्तीन को अरब यहूदियों के बीच बांटने का प्रस्ताव को यूएन में मंजूरी। 1947 में आज ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फलस्तीन को अरब यहूदियों के बीच बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अरब देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। इसके बाद से ही इजराइल फलस्तीन के बीच तनाव जारी है और दोनों के बीच कई बार युद्ध हो चुका है। थॉमस एडिसन ने पहली बार फोनोग्राफ का प्रदर्शन किया। 1877 में आज ही थॉमस एडिसन ने पहली बार अमेरिका में फोनोग्राफ का प्रदर्शन किया था। यह ध्वनि को रिकॉर्ड कर बजाने वाला पहला उपकरण था। 1878 में एडिसन ने इसके लिए पेटेंट प्राप्त किया और यह उनका पहला बड़ा आविष्कार था जिसने उन्हें ख्याति दिलाई थी। वंचित वर्ग समाज के लिए आजीवन समर्पित रहे ठक्कर बापा। समाज सुधारक ठक्कर बापा अमृतलाल विठल दास ठक्कर का जन्म 1869 में आज ही के दिन भावनगर में हुआ था। उस समय वर्तमान में गुजरात की एक रियासत थी। कैरियर की शुरुआत रेलवे में इंजीनियर के रूप में की। इसी दौरान सफाई कर्मचारियों की दयनीय स्थिति देख मन में वंचितों के प्रति सेवाभाव जागृत हुआ और कर्मचारियों को बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए। वर्ष 1914 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े। 1923 में आदिवासियों के विकास के लिए भील सेवा मंडल की स्थापना की इन्होंने। नवजात भी संगीत की बीट्स को कर सकते हैं अनुभव। कुछ ही दिनों के बच्चों में संगीत के नियमित ताल को सुनने की होती है क्षमता। एक कॉग्निशन में प्रकाशित हुआ होते रहते हैं। ब्रह्मांड में घूरती इविल आई। नासा की आप देखिए सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप हबल ने अंतरिक्ष में एक ऐसी तस्वीर कैमरे में कैद की है जिसे इविल आई कहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रह्मांड के दूसरे कोने से कोई घूर रहा है। विज्ञानियों ने कहा अंतरिक्ष से कोई भी ऐसे हमें गुस्से में नहीं घूर सकता है। दरअसल यह कॉमा वेरिनेसिस नामक तारामंडल है जिसे बुरी नजर कहा जाता है। इस तारामंडल पर उड़ते बादल खौफनाक बना देते हैं। आंतों में चिपकी चर्बी का संबंध है अल्जाइमर जैसे खतरनाक रोग से। 5000 से अधिक फिल्मों को डिजिटल प्रारूप में सहेजा जाएगा। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। ए माइकल डगलस सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सप्ताह में हॉलीवुड अभिनेता डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। माइकल डगलस ने कहा सिनेमा उन चुनिंदा माध्यमों से एक है जिसमें लोगों के जोड़ने की शक्ति है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहता है केवीसी। 15 के बाल करोड़पति मयंक। ये 15 सवालों के सही जवाब देकर 1 करोड़ पॉइंट्स अपने नाम किए इन्होंने। मेंसा की सबसे कम उम्र की सदस्य बनी इस्ला, अमेरिका की हैं। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें रहती, देख लिया करिए, देखना हुआ करे तो। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल मेरे लिए हो, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।